नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। डेली न्यूज एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें हम लोग जो हमारे टोटल एग्रीमेंट्स, टोटल जो कैटेगरीज हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कैटेगरीज है डेली न्यूज एनालिसिस की और यूपीएससी प्री प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, डेली मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात, फ्री पीडीएफ मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए समझ लेते हैं कि आज के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है कि कनाडा ने जो है भारत को अपना दूसरा सबसे बड़ा विदेशी थ्रेट घोषित कर दिया है, दूसरा सबसे बड़ा खतरा। और दूसरा आर्टिकल है, उसमें क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के बारे में बातचीत की जाएगी, जो कि नवंबर में होने वाला है। इस बार 2024 नवंबर में होने वाला है, और ये कहाँ होगा? अजरबैजान के बाकू में, जिसको हम बोलते हैं COP29। ठीक है। तीसरा आर्टिकल है एनएचआरसी, जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जो है उसने एक रिपोर्ट निकाली है। उसमें उसमें कहा है कि जो नट प्रथा है, ये जो नट प्रथा है, ये बहुत खतरनाक प्रैक्टिस है। खास करके एक प्रकार से यह अनैतिक है और सामाजिक रूप से बहुत ही रूढ़िवादिता प्रदर्शित करती है और लीगल भी नहीं है। तो इसको रोकने का प्रयास करें और इसको एरेडिकेट करने की कोशिश करें। और चौथा आर्टिकल है कि पहला H5N2 बर्ड फ्लू केस जो है वो आइडेंटिफाई हुआ है मैक्सिको में। ठीक है, तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ पहुंचते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, जस्टिन ट्रूडो साहब और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो कनाडा ने क्या कहा? कनाडा की एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने एक सर्वे जारी किया। उस सर्वे में कहा कि भारत जो है वो सेकंड बिगेस्ट फॉरेन थ्रेट बनकर उभरा है भारत का, कनाडा का। जो कि पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत है। ठीक है। 2019 तक स्थिति ये थी कि 2019 तक जो है रूस जो है वो दूसरा सबसे बड़ा खतरा था कनाडा के लिए, लेकिन अभी जो है भारत बन चुका है। उसमें कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि कनाडा मानता है कि जो भारत है, भारत ने उसके डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किया है। वहां के जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस किया हुआ है। और इन सारे इंटरफेरेंस, इन सारे हस्तक्षेप की वजह से कनाडा भारत को अपना खतरा मान बैठा है। और भारत की तरफ से ऐसा कहा गया उसके रिस्पांस में, ये जो भी इल्जाम, जो भी आक्षेप लगाए जा रहे हैं भारत पर, ये सारे आक्षेप जो है एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि बेसलेस है, इनका कोई आधार नहीं है। ठीक है। एक इंडो कैनेडियन एथनो कल्चरल कम्युनिटीज जो वहां पर हैं कनाडा में, आपको पता ही होगा, भारतीय, बहुत सारे भारतीय जो हैं, बहुत सारे पंजाबी जो है, आपको सिख जो है वो आपको कनाडा में दिखाई पड़ेंगे। कई बार तो मिनी मिनी पंजाब भी बोल देते हैं लोग कनाडा को। तो कनाडा में जो भारत के कुछ एथनिक कल्चरल लोग रहते हैं, ठीक है, उनसे कुछ संबंध में खटास आई थी, जिसकी वजह से ऐसा परिणाम निकल कर आया। खास करके वहां का एक प्रो खालिस्तानी था, जिसको ऐसा माना जाता है, जिसको कनाडा बोलता है कि भारत ने उसको मरवा दिया। ठीक है। तो इन सारे आधारों की वजह से, इन सारे घटनाओं की वजह से भारत और कनाडा के बीच जो रिलेशन है उसमें थोड़ी गिरावट देखी गई है। ठीक है। ये आपका कनाडा का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कनाडा का ऊपरी हिस्सा है, पूरा नॉर्थ अमेरिका में जो ऊपरी हिस्सा है वो उसको हम बोलते हैं कनाडा। और जो उसके निचला निचला हिस्सा है, ऊपर अगर थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया जाए, जिसको हम बोलते हैं अलास्का। अलास्का यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। और अलास्का और रसिया के बीच में जो एक बेरिंग जलसंधि है, उसी से जो है आप समझ सकते हैं कि रसिया और अलास्का, या रसिया और अमेरिका एक दूसरे को अलग करते हैं। ठीक है। ये पूरा कनाडा का जो है मैप हो गया। इस पर भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात आती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है यह नवंबर में होने वाली है, अजरबैजान बाकू में। तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो 28वां एडिशन हुआ था वो दुबई में हुआ था। और जो दुबई में 28वां एडिशन हुआ था, उसका उसके अपने कुछ मुद्दे थे, उसके अपने कमिटमेंट्स थे। उन्हीं कमिटमेंट्स को, उन्हीं वादों को आगे बढ़ाने के लिए 29th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पर? अजरबैजान में, जो कि इसी साल नवंबर में होने वाले हैं। तो इसमें ये कहा गया था, 28वें एडिशन में कहा गया था कि हमको क्या करना चाहिए, हमको जीवाश्म ईंधन पर जो हमारी निर्भरता है उसको धीरे धीरे करके क्या करना चाहिए, उसको धीरे धीरे करके कम करना चाहिए। और हमारा जो कार्बन इमिशन है उसको नेट जीरो करना है 2050 तक। ये सारी प्रतिबद्धताएं लेकर हम 28वें एडिशन से 29वें एडिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चूंकि 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है, इसकी जो मीटिंग है वो अजरबैजान में रखी गई। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं अजरबैजान जो है वह होस्ट कर रहा है इसको, तो उसके कुछ प्रमुख काम होंगे।
पहला तो वो पूरे पार्टी को एक प्रकार से लीड करेगा, उसकी प्रमुखता करेगा और कोशिश करेगा कि जितनी भी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं, उसमें उनका अटेंडेंस हो रहा है, उनसे ये कहे कि हम क्लाइमेट क्राइसिस की जो समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सारे काम हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज जो है इस अर्जेंसी में हस्ताक्षर कर चुकी हैं और जरूरत है कि उन सारे कार्यों को एक बार फिर से एकजुट होकर करें, जिससे कि हम जो प्री इंडस्ट्रियल तापमान था जिसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं देना जाना चाहते। वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ती चली जाएगी और जो कि आने वाले वर्षों में बहुत ही ज्यादा खतरा बनकर आ सकता है मानवीय सभ्यता के लिए। इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया है कि डेवलप्ड कंट्री मतलब जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, उनके बीच में एक समस्या रही है। जो विकासशील देश हैं वो विकसित देशों की इस आधार पर आलोचना करते हैं कि 2009 के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में ऐसा कहा गया था, ऐसा कमिटमेंट किया गया था डेवलप्ड कंट्री के द्वारा कि हम 2020 से 2025 के बीच में जो विकासशील देश हैं उनको $100 बिलियन का चंदा देंगे, लेकिन अभी तक वो होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि आलोचना का कारण बन सकता है। दूसरा, उससे आगे बढ़ने की जरूरत है। हमको ये उससे भी अधिक एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जो अमीर देश हैं, जो दुनिया के विकसित देश हैं, वो अधिक से अधिक कार्य कर सकें कि क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हम कंट्रोल करें, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज क्राइसिस है, ये अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में और बड़ा खतरा बनकर उभर सकता है। ठीक है, इन सारी चीजों को बताते हुए जो अजरबैजान के राष्ट्रपति, उनके जो प्रमुख सलाहकार हैं, उन्होंने कहा कि अभी जो दुनिया है वो ऐसे जियोपॉलिटिकल कंडीशन में खड़ी है, ऐसी स्थिति में खड़ी है जिसको आप कोल्ड वार कंडीशन बोल सकते हैं, कोल्ड वार लाइक सिचुएशन। इसमें पूरी दुनिया भर में शीत युद्ध छिड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम इस आधार पर देखेंगे तो फिर क्लाइमेट चेंज वाला मुद्दा जो है वो पीछे रह जाएगा। इसलिए हमारा मानना है कि हम इसको इस तरीके से कंट्रोल करें कि जियोपॉलिटिकल चीजें जो हैं उनको अलग रख दिया जाए और क्लाइमेट के जो मुद्दे हैं उनको अलग रख दिया जाए, क्योंकि अगर हमने क्लाइमेट के मुद्दों को ध्यान नहीं दिया तो आने वाले वर्षों में समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। तो जियो पोलिटिकल मैटर्स को अलग हटाइए और क्लाइमेट इफेक्ट मतलब जो कि पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव या जलवायु पर होने वाला जो प्रभाव है वो हर आदमी, हर व्यक्ति को उसका जो होगा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए उसको हमको जरूरत है कि हम उसको एक प्रकार से अच्छे से उसके बारे में उसका निदान ढूंढे। ठीक है, और इसमें आपको पता ही है कि रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसका भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर चाहा जाए, अगर देश चाहे तो आपसी जो युद्ध है, आपसी जो शत्रुता है, उसको मिलकर समाप्त कर सकते हैं। उसी उदाहरण को बताते हुए सलाहकार ने कहा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो समस्याएं थी, जो हॉस्टिलिटीज थी, उनको अब समाप्त कर दिया गया, उनको अब समाप्त करने की तरफ बढ़ा दिया गया। तो अब आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक प्रकार से शांति समझौता हो चुका है। ठीक है, ये लोगो है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज COP29 का, जो कि नवंबर 2024 में होने वाला है। और कहाँ होगा? प्लेस है बाकू, अजरबैजान। ठीक है, चलिए समझते हैं कि कॉप क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज किसको कहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है एक श्रृंखला है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस की, जो 1950, और ये जो नाम है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा दिया गया है, उनको दिया गया है। और दूसरा, इसका जो मुख्य गोल है, जो मुख्य अभियान या मुख्य टारगेट है, वो है कि ये पूरे दुनिया भर के जितने भी देश जिन्होंने इन पे सिग्नेचर किया हुआ है, उनके कार्यों को रिव्यू करना कि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में कितना काम कर रहे हैं, उन्होंने जो भी प्रतिबद्धताएं दिखाई हैं उसको पूर्ण करने में सफल हो पा रहे हैं कि नहीं। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का एक नेचर समझिए। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली एक संस्था है। ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जो कि निर्णय लेती है। और इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है दुनिया भर के देश हैं, जिनको हम बोलते हैं पार्टीज, मतलब पूरे दुनिया भर के जो भी देश हैं जो भी इसमें रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनको हम पार्टीज कहते हैं। और जब उनका कॉन्फ्रेंस होता है तभी इसका नाम पड़ जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ये एक प्रकार से निरीक्षण करती है, एक प्रकार से परीक्षण करती है कि दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन्होंने क्लाइमेट चेंज के खिलाफ कैसे कैसे काम किए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में बातचीत कर लेते हैं। इसका मुद्दा ये है कि यह एक प्रकार का एग्रीमेंट है 197 देशों के बीच में,
खास करके ऐसे देश जो यूनाइटेड नेशन से कनेक्टेड थे या उनके एग्रीमेंट से जुड़े हुए थे। और इसका सबसे प्रमुख मुद्दा है कि ग्रीन हाउस गैस का जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है पूरे पृथ्वी पर, उसको किस तरीके से कम किया जाए। खास करके जो एंथ्रोपोजेनिक कंसंट्रेशन है, मतलब कि मानव के द्वारा ऐसा कंसंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मानव इतना मशीनीकरण कर दिया गया मानव के द्वारा। जैसे कि हम लोग कार का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी जैसे फ्रिज है या एसी है, इन सारी चीजों से कार्बन एमिशन होता है, और कार्बन एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ता है। तो उन सारी चीजों को एक प्रकार से एसेस करने के लिए, उनका परीक्षण करने के लिए ऐसी पार्टीज कराई जाती है, ठीक है। अब ये जो सीओपी है, ये कब होता है, तो ये हर साल होता है, लेकिन जब कोविड-19 आया था 2019 में, तब उसको एक साल के लिए रोक दिया गया था। तो इसको 2020 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, उसको पोस्टपोन करके 2021 में करवाया गया था। यह 26वां एडिशन था सीओपी का, और उसी के समय सीएमपी और सीएमए मीटिंग भी करवाई गई थी। तो ये जो 26वां एडिशन था, उसको हम लोगों ने यूनाइटेड किंगडम में करवाया था, ग्लासगो में। हम लोगों ने मतलब दुनिया भर के लोगों ने। और कब से कब हुआ था, 1 से 12 नवंबर 2021 तक। और जो कॉप 27 है, वो हुआ था 7 से 18 नवंबर 2022 में, शर्म अल शेख, जो कि इजिप्ट में पाया जाता है, जिसको आप हिंदी में मिस्र बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है सीओपी में, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि दुनिया भर में जो भी गोल निर्धारित किए गए हैं, ठीक है, उन्हीं को प्राप्त करने की कोशिश है। और एक प्रकार से पार्टीज में निर्धारित किया जाता है कि हम आगे और क्या क्या चीजें निर्धारित करें, जो कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में, मिटिगेट करने में हमारी मदद कर सके, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट सीओपी मीटिंग्स का जो होता है, उसमें ये देखा जाता है कि हर देश, जिसको हम पार्टी कहते हैं, मतलब हर देश या हर पार्टी कैसे अपने देश में क्लाइमेट चेंज को टैकल कर रही है, मतलब कैसे उससे बचाव कर रही है, कैसे उसका निदान कर रही है, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, मतलब हर देश अपने लिए एक कंट्रीब्यूशन निर्धारित करता है कि हम हर साल या हर 5 साल पे कार्बन एमिशन इतना कम कर देंगे, ग्रीन हाउस गैस को और ज्यादा कम कर देंगे। एक प्रकार से उनका राष्ट्रीय कंट्रीब्यूशन हो करवाई जाती है, ठीक है। ऐसी मीटिंग जो कि वो उन देशों के बीच होती है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के मेंबर्स हैं, और ये ऐसे मेंबर्स 192 मेंबर्स हैं जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ऐसी मीटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो मीटिंग होती है, एक प्रकार से लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। ये लीगली बाइंडिंग मीटिंग होती है, जबकि यूएनएफ ट्रिपल सी के जो एग्रीमेंट है, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते, वो वॉलंटरी नेचर के होते हैं, मतलब चाहे तो देश उसका पालन करे, चाहे तो ना करे। लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत होने वाली जो मीटिंग्स हैं, वो बाइंडिंग नहीं होती है, सॉरी बाइंडिंग होती है, उसको आप पालन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब दूसरा मुद्दा समझिए, सीएमए जो होती है, ये उनके बीच ये मीटिंग्स वो करते हैं जो कि पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, 2015 में हुआ था, ठीक है। ऐसे ऐसे देश जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया हुआ है, वो ये सारी मीटिंग्स करते हैं। और उनका जो मेन टारगेट था, जो मेन गोल था, वो गोल था कि ग्लोबल वार्मिंग को हम 2 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर दें, ठीक है। पहले तो प्रेफर किया गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसको रोक लेना है। कब, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है, मतलब कि औद्योगिक क्रांति से पहले जो भी लेवल था टेम्परेचर पृथ्वी का, उसका उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही उसको हम सीमित करेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। ये पूरा मामला है। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कौन जाता है, इसमें दुनिया भर के जो भी देश हैं, उनके जो भी गवर्नमेंट्स है, जो भी चैरिटीज हैं, वो जाती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस जाते हैं खास करके। और पूरी दुनिया में आपको पता ही है कि 197 पार्टीज हैं यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में भाग लेती हैं, इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में हिस्सा लेती हैं। और इनको 5 रीजनल क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर स्टेट्स, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को शामिल किया गया है। इसकी प्रेसिडेंसी, मतलब जी कॉप की अध्यक्षता जो होती है, वो रोटेट होती है, ठीक है, रोटेशन पॉलिसी पर है, और इन्हीं सारे ग्रुप्स के बीच में वो रोटेट होती रहती है, ठीक है। ये पूरा मामला है। इस आर्टिकल में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें नट प्रथा एक होती है, खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जिसमें बहुत सारे स्टेट शामिल है, खास करके राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और गुजरात, ठीक है। एक प्रैक्टिस है जिसको हम नट प्रथा कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं
जिसकी लड़कियों को क्या किया जाता है, उनको बेचा जाता है, ठीक है, उनको बेच दिया जाता है, या एक स्टाम्प पेपर के द्वारा उनको दूसरे के यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यह एक प्रकार से इलीगल है, जिसको आप चाइल्ड मैरिज भी मान सकते हैं। और उनके खुद के फैमिली के द्वारा ऐसा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई उधार हुआ, उधार को चुकता करने के लिए या किसी शर्त के अंतर्गत, इन सब चीजों में जो है क्या करते हैं, अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं, उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो फिर एनएचआरसी ने क्या कहा, ये एक प्रकार से इमोरल मतलब अनैतिक चीज हुआ, और इसके जो परिणाम है वो भी अनैतिक हो सकते हैं, अनैतिक हुआ, और ये कुल मिलाकर लीगल भी नहीं है, ठीक है। तो जो कमीशन है, जो राष्ट्र एनएचआरसी है, उन्होंने कहा कि इसकी समाप्ति बहुत जरूरी है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको खत्म नहीं किया तो ये एक प्रकार से इमोरल चीजें जो है देश में हो रही है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप समझिए कि ये नट प्रथा आखिर में होती क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। ये सोशल इश्यूज का हिस्सा है, जीएस पेपर 2 में आपने पढ़ा होगा, सोशल इश्यूज आते हैं इसमें, ठीक है, उसमें समझिए। इसमें क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा कल्चर है जिसमें गर्ल्स जो होती हैं उनको एक प्रॉपर्टी या एक सामान के रूप में यूज किया जाता है, और उनको एक्सचेंज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे पैसे के रूप में आप इसको एक्सचेंज करें, मतलब लड़की को दे दिया और पैसा ले लिया, या अगर उधार लिया है तो उधार को चुकता करने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो ये जो है, इसको आप मैरिज के रूप में भी मान सकते हैं। जैसे बचपन में आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा ऐसा, कि इस पैसे के बजाय क्या हुआ, लड़की को उठा के ले जाते हैं या उनसे शादी कर लेते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एक प्रकार से लोगों के खरीद फरोख्त की बात हो गई ना। अब जब बात आ गई लोगों की खरीद फरोख्त की, तो वो तो बात इलीगल हो गई। तो इसी को नोटिफाई करते हुए एनएचआरसी ने कहा कि इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। और इसका कभी कभी परिणाम ये भी आता है कि जो फीमेल जेन मतलब फीमेल जो होती हैं, उनको कभी कभी सेक्स वर्कर के रूप में भी यूज किया जाता है इसके थ्रू। और इनमें जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनको फोर्स किया जाता है शादी करने के लिए, ठीक है, या उनको ऐसे आदमियों को बेच दिया जाता है जिनकी उम्र जो है बहुत ज्यादा ही होती है। मतलब वो ओल्डर मैंस होते हैं, खास करके मान लीजिए 60 के या 50 के। और बच्ची कितनी की है, बच्ची की उम्र अधिकतर 17 साल हो गई, 16 साल हो गई, या 18 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है, जो कि बच्चियों के लिए फिजिकली और इमोशनली बहुत ज्यादा उनका शोषण होता है, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है, खास करके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में होती है, ठीक है। तो ये काफी खतरनाक एक प्रैक्टिस है, जिसको एनएचआरसी ने रोक रोक लगाने की बातचीत की है। एनएचआरसी जो है, उसने कहा है कि इस प्रथा को जो है हमको इरेडिकेट करना है, ठीक है, इसको बंद करना है, इसको खत्म करना है। क्योंकि अगर इसको खत्म नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है उभर कर सामने आती हैं इससे। और ये जो प्रैक्टिस चल रही है, आखिर ये किसका रिजल्ट है, मतलब किसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। एक तो पॉवर्टी, गरीबी की वजह से होती है। दूसरा, निरक्षरता, इलिटरेसी, और सामाजिक रूप के कुछ कुरीतियां जो हैं, और खासकर इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सबसे बड़ा मुद्दा है, जो भेदभाव होता है, लैंगिक भेदभाव जिसको आप बोलते हैं। तो इन सब चीजों को जो है रोकने के लिए बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है, ठीक है। और एनएचआरसी ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें, जैसे कि बहुत सारे एनजीओ से उन्होंने कनेक्शन किया, बहुत सारे एनजीओ से रिलेटेड करके, कि आप जो है जागरूकता बढ़ाइए इन सब चीजों में, लोगों को समझाइए कि ये सारी चीजें जो है गलत हैं, अनैतिक हैं, ऐसी चीजें करना ठीक नहीं है, ठीक है। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में समझ लीजिए क्या है। तो जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, वो हम जो भी नागरिक हैं, जो भी मानव हैं, उनके जीवन, उनकी स्वतंत्रता, समानता और उनके सम्मान के लिए जो है काम करती है, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, उनके अधिकारों के प्रोटेक्शन के लिए काम करती है, खास करके इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं, ठीक है। और ये जो राइट जो मतलब हमारे जो अधिकार हैं, इनको गारंटी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटी मिली है तो उसको कहीं ना कहीं हमको प्रोटेक्ट करना ही है। तो ये एनएचआरसी उसी के बारे में काम करती है। और खास करके दुनिया भर में जो मानवाधिकारों से संबंधित जो समझौते हुए, जो घोषणाएं हुई हैं, उनको फॉलो करने के लिए भारत में भी इसका जो है एक प्रकार से गठन किया गया है, ठीक है। अब जो एनएचआरसी है, उसका जो गठन हुआ या जो उसकी स्थापना हुई, वो हुआ 12 अक्टूबर 1993 को।
और किस एक्ट के अंदर, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है, 1993। और बाद में जो है इसको अमेंड किया गया 2006 में, इसका नाम हुआ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2006, और फिर 2019 में भी इसको अमेंड किया गया और फिर इसका नाम हुआ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। अब इसको स्टेब्लिश किया गया भारत में जो पेरिस प्रिंसिपल्स हैं उनके द्वारा, और अडॉप्ट किया गया ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इनका कंपोजिशन क्या होता है, जो कमीशन होता है उसमें एक चेयरपर्सन होता है, 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और 7 जो मेंबर होते हैं वो डीम्ड मेंबर होते हैं, जिनको आप मानद सदस्य बोल सकते हैं। और जो चेयरपर्सन होता है, जो मुखिया होता है पूरे कमीशन का, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। मतलब या तो पुराना पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, या फिर अभी का करंट का सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। अब इनका अपॉइंटमेंट इसके बारे में समझ लीजिए। जो चेयरमैन एंड मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। और रिकमेंडेड कैसे होता है, रिकमेंडेशन होता है 6 मेंबर कमेटी, एक 6 सदस्यीय कमेटी के द्वारा इनको रिकमेंड किया जाता है। अब ये जो कमेटी है इसमें कौन कौन होंगे, इनमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड द यूनियन होम मिनिस्टर, ठीक है। द चेयरमैन एंड मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 3 years और अंटिल देर इज 70 years ऑफ एज, मतलब कि या तो 3 साल तक रहेंगे या फिर अधिकतम 70 साल की उम्र तक, ठीक है। ये पूरा मामला है एनएचआरसी का। अब इनका मुख्य काम क्या है, जो फंक्शन क्या है, ये खास करके इनके पास जो शक्तियां होती हैं वो एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं, ठीक है, जिसमें जुडिशियल प्रोसीडिंग के साथ मतलब न्यायिक कार्यवाही भी ये कर सकते हैं। इनके पास नागरिक न्यायालय की शक्तियां होती हैं, और इनको ये शक्तियां जो है वो इसलिए दी गई हैं जिससे कि ये सर्विस जो भी इनको काम मिला है उसको चाहे तो सेंट्रल या स्टेट लेवल के स्तर पर ऑफिसर्स या किसी के खिलाफ जो है ये यूज कर सकते हैं, इसलिए काफी पावरफुल माने जाते हैं। हालांकि इनका जो रिपोर्ट होता है वो बाध्यकारी नहीं होता, वो एक प्रकार का सलाहकारी इनकी भूमिका होती है, ठीक है। और ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं मैटर को, कोई भी मामला अगर मानवाधिकार से संबंधित हुआ तो उस मामले को जो है यह एक प्रकार से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है। ये इनके पास एक प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये पावर है, ठीक है। और इनका जो रिकमेंडेशंस होता है वो नेचर में क्या होता है, वो बाध्यकारी नहीं होता, चाहे तो सरकार इनके रिकमेंडेशंस को माने या ना माने, ठीक है। ये आपका जो पूरा लोगो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इसका जो मुख्य थीम वाक्य क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है, मतलब सभी लोग सुखी रहे, ठीक है। ये आपका पूरा मामला हो गया। अब एक लास्ट आर्टिकल है, इसको समझ लीजिए। इस आर्टिकल में बातचीत की गई है कि पहला ऐसा ह्यूमन केस मिला H5N2 बर्ड फ्लू का, जिसको आइडेंटिफाई किया गया मैक्सिको से, ठीक है। अभी तक ये कहा जाता था कि जो H5N2 इन्फेक्शन है वो ह्यूमंस में नहीं आता, लेकिन जब इसका केस मिल गया तो उसके बाद से ये पता चल गया कि ह्यूमंस में भी H5N2 वेरिएंट जो बर्ड फ्लू का होता है वो फैल सकता है। तो कहानी है कि मैक्सिको का एक व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, और थोड़े टाइम बाद उसकी मृत्यु हो गई, और बाद में पता चला कि उसको जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में दिक्कत थी, डायरिया थी, नौसिया, और नो हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू पोल्ट्री और अदर एनिमल्स, मतलब ऐसा कोई उसका कनेक्शन नहीं था पोल्ट्री फार्म वगैरह से। लेकिन फिर भी बाद में पता चला कि उसको क्या हो गया था, उसको हुआ था H5N2, ठीक है। ये एक प्रकार का वेरिएंट है बर्ड फ्लू का, ठीक हो। इसको आप इन्फ्लुएंजा वायरस से मान सकते हैं कि इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा ये रोग फैलाया जाता है, ठीक है। अब इसको समझिए, जो H5N2 केस होता है वो पोल्ट्री फार्म से कनेक्शन रखता है, क्योंकि पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गियां होती हैं उनमें ये होता है, और बहुत खतरनाक रोग होता है, ठीक है। अभी जब से ये पता चल गया है कि ये मनुष्यों में भी फैल सकता है, ह्यूमंस में भी फैल सकता है, तो ये और ज्यादा खतरनाक माना जाता है। थोड़ा सा बर्ड फ्लू के बारे में समझ लीजिए। बर्ड फ्लू या इसको हम एवियन फ्लू भी तो बोलते हैं, ये एक इन्फेक्शियस वायरल डिजीज होता है, मतलब कि संक्रमणशील, मतलब एक प्रकार से फैलने वाला रोग है, ठीक है। देखिए, दो प्रकार के रोग होते हैं मूलतः, एक तो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, मतलब संक्रमण या संचारी रोग बोलते हैं इनको।
ठीक है, जब आप साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा संचारी रोग होते हैं और एक होते हैं एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, गैर संचारी रोग। तो ये जो आप इस समय स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं बर्ड फ्लू जो है, ये क्या है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है जिसको आप संचारी रोग बोलते हैं, जो कि वायरस से फैलता है और जो वायरस है उसका नाम है इन्फ्लुएंजा ए वायरस। ठीक है, तो ये जो इन्फेक्ट करता है खास करके पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियां हैं उनको उनको एक प्रकार से इन्फेक्ट करता है, और जो जंगली कुछ पक्षियां हैं उनको इन्फेक्ट करता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, और ऐसा माना गया कि ये जो फ्लू वायरस है ये जंगली पक्षियों से, जो वाइल्ड बर्ड्स हैं उनसे फैलते फैलते कहाँ चला आया, पोल्ट्री फार्म में आ गया। अब चूंकि पोल्ट्री फार्म में ह्यूमन इन्वॉल्व रहता है तो फिर उनको भी ये रोग होने का एक प्रकार से आप समझ सकते हैं खतरा हो सकता है। ठीक है, ये जो पैथोजन है ये बहुत, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें बुखार और खास करके जिसको इस रोग से जो भी ग्रसित है उनके मृत्यु होने के भी चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, और ये अब तो पता चल ही गया कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो ह्यूमंस को भी जो है इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड बर्ड्स और कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट। अगर कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट है मतलब इन्फ्लुएंजा ए वायरस से कंटामिनेट है, वो संक्रमण है वहां पर, तो आप वहां हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा H5N2 बर्ड फ्लू के बारे में समझ लीजिए, ये कौन सा रोग है। ये H5N2 एक सब टाइप है, मतलब एक प्रकार है किसका, एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस का। ठीक है, उसी के अंदर जैसे सब कैटेगरीज नहीं होती हैं, बर्ड फ्लू का एक सब कैटेगरी है। ठीक है, इसमें मूलतः इनको दो प्रकार के कैटेगरीज पर या 18 प्रकार के डिफरेंट कैटेगरीज पर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दो चीजें होती हैं, एक तो प्रोटीन होता है, ठीक है, एक प्रकार है प्रोटीन का, ठीक है, और दूसरा एक प्रकार होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरामिनिडेज। ठीक है, तो हीमाग्लोटिन जो है वो प्रोटीन है, ठीक है, और ये जो न्यूरामिनिडेज है ये एंजाइम है। तो मतलब दो प्रकार से इनको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्रोटीन के आधार पे और दूसरा एंजाइम के आधार पे। ठीक है, तो इन्हीं आधारों पे इनका अलग अलग नाम है। तो ये जो हीमाग्लूटिन है, तो एच जो है वो किससे उसको उसको हम बोलेंगे हीमाग्लूटिन। ठीक है, हीमाग्लूटाइनिन सॉरी, और जो एन लिखा हुआ है उसका मतलब होता है न्यूरामिनिडेज। ठीक है, तो इसी के बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया H5N2। इसका मतलब है कि हीमाग्लूटानिन की ये पांचवा सब टाइप है और जो न्यूरामिनिडेज है उसका दूसरा सब टाइप है। ठीक है, तो हीमाग्लूटिन के बारे में समझ लीजिए, हीमाग्लूटानिन जो है एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि वायरस के एक प्रकार के सरफेस पे पाया जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के सरफेस पर, सतह पर पाया जाता है। और न्यूरामिनिडेज जो है वो एक प्रकार का एंजाइम है जो कि जो वायरस है उसके सरफेस पर ये भी पाया जाता है, और वो वहीं से रिलीज करते हैं, ये जो एंजाइम है इसको रिलीज करते हैं होस्ट सेल पर। जैसे मान लो कि ये वायरस है और ह्यूमन से इसका संपर्क हो गया, तो ये जो इसका जो एंजाइम है इसको रिलीज कर देंगे और इसको कहां पर पहुंचा देंगे, इसको हमारे सेल पर पहुंचा देंगे, और जब हमारे सेल में ये एंजाइम आ जाएगा तो हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, ये मामला है। और पहली बार इसको कहां पर H5N2 जो है सबसे पहले कहां रिपोर्ट किया गया, ये सबसे पहले रिपोर्ट किया गया पोल्ट्री फार्म में, कहां पर, मैक्सिको में। ठीक है, तो ये पूरा मामला आपका बर्ड फ्लू का हो गया। अब इसके फैलने के पीछे जो महत्वपूर्ण कुछ कारण होते हैं उनको भी समझ लीजिए। इनके फैलने का जो कारण है, ऐसा तो माना जाता है कोई बहुत विशेष कारण नहीं पता चल सका है कि आखिर ये क्यों ऐसे फैलते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो पर्यावरणीय बदलाव हुए उससे पता चला कि ये पक्षियों से लेकर के ये मनुष्यों तक भी फैल सकते हैं। ठीक है, खास करके जो माइग्रेटरी बर्ड होती है, मतलब जो बर्ड एक देश से दूसरे देश में उड़कर जाती हैं, उनकी वजह से फैल सकता है। जैसे मान लो अगर उनको बर्ड फ्लू हुआ तो मान लो मैक्सिको की बर्ड भारत में उड़कर आ गई, तो फिर भारत में भी तो हो सकता है। ये पूरा बेसिक मामला है। ठीक है, अब इनका एक खतरा ये भी है कि ये ह्यूमंस तक भी फैल सकती हैं। ठीक है, इससे असर क्या हो सकता है, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य पर इसका क्या असर हो सकता है। स्वास्थ्य पर इसका असर होता है कि इससे बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी, जैसे कि इंसेफेलाइटिस हो सकता है। इंसेफेलाइटिस मतलब आपके ब्रेन में जो है सूजन हो सकती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। और इनका डायग्नोसिस कैसा होता है, इनका पता कैसे लगाया जाएगा, डायग्नोसिस होगा इसका RT-PCR एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है,
रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से हम पता लगा सकते हैं या आपको ये वायरस है या आपको ये रोग हुआ है कि नहीं। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसके ट्रीटमेंट में हम एंटीवायरल ड्रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कुछ न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि ऐसी दवाएं का यूज करेंगे जो न्यूरामिनिडेज नामक एंजाइम जो कि हमारे शरीर में उस वायरस के द्वारा फैलाया जाता है उसको हम रोक दे, तो हमको रोग होने से बच सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओसेल्टामिविर और जेनमाविर। कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ वायरल रिप्लिकेशन, मतलब कि जो वायरस रिप्लिकेट करते हैं, अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं, उनको जो है एक प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया करके इस वीडियो को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। ठीक है, इस बार जो यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल है, और आने वाले वर्षों में और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आप कंटिन्यूसली इसको देखिए, और जो भी और ज़रूरतमंद लोग हैं, जो लोग नहीं जानते कि ऐसा कोई चैनल चल रहा है, तो उनको ये बात पहुंचाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अधिक से अधिक अगर आप एजुकेशन को फैलाना चाहते हैं, शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको यह काम अवश्य करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।